नमस्कार दोस्तों, सभी को कैरियर मेंटर पर स्वागत है। आज से आपका बेसिक इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों का डिमांड था कि सर बिल्कुल जीरो से लेकर चला जाए और एडवांस तक लेकर चला जाए, तो देर अब नहीं करना है। अब हमें लग जाना है अपने कैरियर को बनाने में कैरियर मेंटर के साथ। तो मैं आपका मेंटर मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेंटर पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का सेशन हमारा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी प्यारे दोस्त मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो मेरे दोस्त, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। आप कमेंट लाइक करना ना भूलेंगे। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और कुछ बेहतर करने का वहाँ पे एक जुनून पैदा होता है कि आपके लिए कुछ बेहतर कंटेंट लेकर आए, कुछ और अलग करें। तो हम यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो बस आपका साथ इसी तरह से बनना चाहिए, मेरे साथ आपका सहयोग ज़रूर मिलना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार हो ना सब? जी बिल्कुल सर, चलो मज़ा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एकदम वादा किया है कि शुरू से लेकर चलेंगे, जीरो से लेकर चलेंगे। तो भाई तरीका समझना, हमें पढ़ना इंग्लिश कैसे है, ठीक है। चलो, और भी बात, जब भी आप जुड़ें, ठीक है, आप अगर देखो तो एक पेन कॉपी जरूर रखिए, चीज़ों को नोट करना जरूर करना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। एकदम हम स्टार्ट से चल रहे हैं। सबसे पहली बात आपको हमने कहा कि हमारा ये जो इंग्लिश है, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इंग्लिश से। तो इंग्लिश होता क्या है? कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश? आप इंग्लिश पढ़ते हो, है ना, तो ये क्या है? तो बहुत सारे बच्चों का ये जवाब होता है सर कि हम इंग्लिश को ट्रीट करते हैं, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट। लेकिन दोस्त, मैं ये आपसे कहूँगा कि इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ही पढ़िए, ठीक है, नॉट एज अ सब्जेक्ट। तो हम इंग्लिश को लैंग्वेज लेकर चलेंगे। इंग्लिश हमारा क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। चलो आओ समझते हैं। अगर हम बात करें कि इंग्लिश हमारा क्या है, तो शायद आपने कहा कि इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है, एक भाषा है, हम भाषा के रूप में इसे पढ़ते हैं। अब ये बात समझिएगा कि जब भी कोई बात आप बोलते हो, कोई भी भाषा जो होता है, तो बोलने के क्रम में कुछ वहाँ से ना आवाज़ प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर आप मेरे बात को सुन पा रहे हो, तो आप तक मेरी आवाज़ ही तो जा रही है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप जो सुन पा रहे हो मुझे, वो मेरा क्या सुन पा रहे हो आप? सही आपने बोला सर, हम आपका साउंड सुन पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हमने क्या कहा? हर एक चीज़ को कोरिलेट करेंगे, बड़ा मज़ा से सीखेंगे इसको। तो हमने कहा कि ये जो लैंग्वेज होता है ना मेरे भाई, ये जो हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश, ये हमारा यहाँ पे बना हुआ है किससे? तो आपका जवाब आया सर, ये साउंड से बना हुआ है। कोई भी भाषा की बात करोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है हमारा भाई? साउंड ही तो निकलता है सर। सही आपने बोला, बिल्कुल। अब इस साउंड की अगर बात किया जाए कि कोई भी अगर साउंड होता है ना, तो कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा। जिस बात को अगर आपने कहा कि हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसे कुछ लिखने के लिए आपके पास कुछ क्या होना चाहिए? अरे बोल दो भाई। अब उसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कुछ होने चाहिए। क्या बोलेंगे? सिंबल्स। क्या होगा? सिंबल्स। जैसे मान लिया जाए कि हमने आपसे कहा ऐसे कि ये हमारा क्या है, तो आपका जवाब आएगा कुछ। चलो ठीक है, अगर मान लो कि हमने बोला कि ये क्या है, तो आपका जवाब आएगा, चलो देखते हैं, अगर हमने कहा ये क्या है, आपका जवाब आएगा
ए हमने कह दिया, ए क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर ए क्या कर रहे हो आप, है ना। अब दोस्त मेरे, हम इसे क्या करते हैं, ए भी तो थोड़ा सा कुछ तो हम सिंबल लिख रहे हैं, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। अब इसको थोड़ा सा ना हम उल्टा करते हैं। इस बात को अगर आप लिखें ऐसे, समझ में आया सर, ये जो सिंबल है ना इसे हम ए के नाम से जानते हैं। आप इसे जैसे ही उल्टा करोगे बी, ये भी हमारा एक रिप्रेजेंट करने का साउंड को सिंबल ही है। ये हमारा क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। अब इसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी साउंड को, ठीक है, हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिंबल्स हमारे क्या हो गए, ये जो भी हमने साइन लिखा है ये सब के सब आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सिंबल है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर इस सिंबल की बात करेंगे, अगर मान लिया जाए कि बंधु अगर हम आपके लिए थोड़ा हिंदी लिख दें, ये जो लैंग्वेज होता है ना हमारा भाई, इसे आप हिंदी में क्या कहते हो, भाषा। समझ में आ रहा है क्या। अगर साउंड की आवाज़ बात करोगे तो ये जो हमारा है ये क्या है, साउंड मतलब आवाज़ है। हम इसे ध्वनि के नाम से भी जानेंगे, ये हमारा ध्वनि होता है। सिंबल का मतलब अगर हिंदी मीनिंग हम आपसे कह दें तो ये भैया हमारा क्या होता है, कोई चिन्ह होता है। कोई भी संकेत का करने का जो चीज़ होता है उसे हम सिंबल के नाम से जानते हैं, चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो भी आपने ABCD आपने लिखा था, है ना, ये हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या है, तो शायद आपका जवाब आएगा कि ये सब के सब जो भी आपने ABCD लिखा, ये सब के सब क्या है सर, तो बोलो ना जी, लेटर्स। क्या है, ए को हम लेटर कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ये जो आपने सिंबल लिखा था लैंग्वेज में ABCD, ये हमारा लेटर्स ही तो होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस लेटर को हम भाई मेरे क्या नाम देते हैं, अक्षर के नाम से जानते हैं, या इसी को प्यारा सा एक और नाम दे दिया, वर्ण। आप अक्षर कह लो या वर्ण कह लो। अगर बात समझ में आया कि सर ये जो हमारे लेटर होते हैं ABCD, टोटल अगर बात किया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको पता ज़रूर होगा कि हमारा टोटल लेटर्स कितने होते हैं बंधु, 26। ये 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। अब एक एक बात को आप समझते चलो, इस 26 लेटर्स को अगर और एक नाम दे दिया जाए तो शायद आपका एक और प्यारा सा यहाँ पे नाम निकल कर आएगा, जिसे हम कहते हैं, अरे बोल दो भाई, क्या बात है सर, अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। अब याद रखना, ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है, अब इसे समझना है कि ये अल्फ़ाबेट, इसका जो हिंदी मीनिंग आप लिखोगे, इसे कहते हो वर्णमाला। अगर हिंदी लिख लेंगे तो ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ऐसे समझिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि ए को हम क्या कहते हैं, बी को हम क्या कहते हैं, सी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, बात कहाँ तक आप कर रहे हो भाई, जेड तक। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हम फिर इसे साफ कर देंगे। अब ध्यान से देखना, ए को अगर कोई पूछे कि क्या अल्फ़ाबेट कहोगे कि नहीं कहोगे, आपका जवाब आएगा बिल्कुल सर, ये हमारा अल्फ़ाबेट ही तो है। अरे बोलो हाँ। बी क्या है, अल्फ़ाबेट है। सी क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो रुक जा मेरे भाई, रुक जा, अभी कुछ ना कुछ मज़ा आएगा। अब कहोगे सर ए अल्फ़ाबेट नहीं है, तो बेटा याद रखना बिल्कुल नहीं है। कभी भी हम ए को अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। कहो सर क्यों, याद रखना, अभी अभी आपने मुझे एक बात कही, अभी अभी आपने मुझे एक बात बताया कि सर ए को हम वर्ण कहते हैं, अक्षर है। हिंदी मीनिंग क्या है, अक्षर, वर्ण। लेकिन अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला। तो क्या भैया इस एक वर्ण को वर्णमाला कहना सेंसिबल है? अब बात को ध्यान से समझना, आप सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जब हम बात करेंगे एक एक इंडिविजुअली लेटर की, तो हम कभी भी इसे अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वर्णों को मिलाएंगे, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए सेट ऑफ लेटर्स होता है। अल्फ़ाबेट किसे कहेंगे, अ सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये पूरे सेट मिलाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, इन फिक्स्ड ऑर्डर, ये फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए।
तो याद रखना, जब हम बात इंडिविजुअली कर लेते हैं कि ये क्या है, तो शायद आपको कहना होगा कि ये हमारा लेटर है, अक्षर है। बी क्या है? लेटर है। सी क्या है? लेटर है। बात कहाँ तक हुई मेरे भाई? जेड तक। जेड को भी क्या कहोगे? लेटर कहोगे। लेकिन हमने कहा कि जब एक सेट तैयार कर लोगे आप, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक, अगर आप सेट तैयार करते हो तब इसका नाम हमने क्या दे दिया भैया? बोलो बोलो, अल्फ़ाबेट। क्या नाम दे देंगे हम? अल्फ़ाबेट। ये वर्णमाला है, एक वर्ण से कभी वर्णमाला नहीं बन सकता मेरे भाई। ये वर्णों के मिलाने से बनता है, उसके सेट से तैयार होता है। अच्छा एक बात बताइएगा कि इंग्लिश में लेटर कितने हैं जी? 26। तो आपसे अगर कोई पूछे, एक क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करते हैं, आप ध्यान से मुझे बताइएगा। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा कि माई यंगर ब्रदर, ध्यान दो, माई यंगर ब्रदर लर्नड द alphabets at the age of 5। आगे तैयार कर दिया, नो एरर। तो भाई मेरे जल्दी से हमने क्या किया कि इसको ना 4 पार्ट में हम बांट देते हैं। ए लो, ए पार्ट हो गया, समझना कंसेप्ट को। बी पार्ट हो गया, इस वाले भाग को हमने कहा सी पार्ट, और ये वाला हमारा तैयार हो गया डी। अब 4 पार्ट में हमने बांटा। आपसे पूछा ये जाएगा कि बताओ किसी पार्ट में एरर है? अगर गलती है जिस पार्ट में, आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हो, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको हर एक बात को समझते चलना है, कैसे हमें सीखना है। तो आप बताओ कि यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर गलती कहीं दिख रहा है, अगर ए में है तो आंसर ये होगा, अगर बी में है तो आंसर बी होगा, अगर सी में है तो आंसर सी होगा। अगर लगता है कि सर एरर नहीं है, कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर शुड बी डी नंबर। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप बताओ कि है गलती या नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। अगर इंग्लिश में भैया लेटर 26 होते हैं, अगर हमने आपसे पूछा कि क्या इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी 26 होंगे? जी नहीं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट तो एक ही होते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर भैया? ए से लेकर जेड तक। तो जो चीज़ें एक ही होता है, क्या उसके साथ हमें एस लगाना सेंसिबल होगा जी? बोलो सर नहीं। हम कभी भी भैया इसके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसका प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो जो चीज़ का हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं, जो चीज़ का प्लुरल नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जो बी नंबर में हमारा दिख रहा है अल्फ़ाबेट्स, यहाँ से क्या करना होगा? एस को हटाना होगा। तो आंसर आपका कौन सा तैयार हो गया? बी नंबर। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने कहा कि लेटर 26 होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक ही होता है, ए से लेकर जेड तक। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो जी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ए वाला बात को हम थोड़ा सा साफ कर देना चाहेंगे, ठीक है? जो लिखना चाहते हैं बच्चे वो लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे की बात। अब इस 26 लेटर्स को हमने क्या किया? अब 2 पार्ट में बांट सकते हो आप। इस 26 लेटर्स को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। अगर आपने कभी नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा, तो एक हमारा कहलाता है बंधु वॉवेल्स। क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और इस 26 लेटर्स को दूसरे पार्ट में अगर बांटोगे तो ये हमारा कहलाता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एक को आप क्या कहते हो? एक को बोलते हो आप स्वर और दूसरे को बोलते हो व्यंजन। ये हमारा क्या है? इसे हम कहते हैं स्वर और इसे कहते हो आप व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। अब ये जो हमारे वर्ल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो अगर आप बात करोगे कि वर्ल्स कौन कौन होते हैं, तो भाई बोलना कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वर्ल्स हैं। जो कि नंबर में कितने होते हैं? तो टोटल इन नंबर ये हमारे 5 होते हैं, 5 होते हैं। बाकी जो हमारे बंधु रेस्ट बच गए, जो भी आपका रेस्ट बच गया, बी, सी,
डी, कहाँ तक जाएंगे हम, जेड तक वॉवेल्स को छोड़ देना है ना। उसके बाद ये जो भी बचा 26 में से अगर 5 को आप माइनस कर लेते हैं तो शायद आपको मिल जाएगा 21। तो ये 21 हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। मतलब हमने इस लेटर्स को कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में, एक वॉवेल्स होता है और दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल्स कितने होंगे भाई, एक बार मेरे साथ बोलना, आप बोलोगे तो ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाओगे, है ना। बोलना ज़रूरी है, ठीक है, बोलने से ऐसे भी ना आवाज़ साफ होगा बेटा, ठीक है। चलो देखो, तो हमने कहा कि वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं भाई, तो ये हमारे 21 होते हैं। अब एक बात समझना, यहाँ पे जब हम किसी भी बात को लिखते हैं या बोलते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि लेटर को जब बोलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए कि वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो अगर आपको साउंड पूछा जाए कि वोवेल साउंड कितने होते हैं, यहाँ पे अगर हम साउंड की बात करें, साउंड्स की बात करें, तो याद रखिएगा कि जो वोवेल साउंड होते हैं, या हमने यहाँ पे लिख दिया, लो भाई, हमने कहा कि जो लैंग्वेज होते हैं इसमें हमने कहा कि 2 चीज़ का यहाँ पे मिलकर बनता है। एक तो आपने इस लैंग्वेज की बात कही कि सर इसमें एक लेटर होगा, है ना, लेटर्स होगा, तो लेटर्स कितने होते हैं भाई, तो टोटल 26 होते हैं। लेकिन इसमें अगर हम मान लो कि साउंड की बात करें कि इस लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं, इसमें साउंड कितने होते हैं, तो याद रखिएगा अगर साउंड की आप बात करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि अगर वोवेल साउंड की बात करिएगा तो ये होता है भैया टोटल इंग्लिश में 20। कितने साउंड होते हैं, 20। वोवेल साउंड कितने, 20। अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करोगे, अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड पूछा जाए तो ये भैया होता है हमारा 24। कितने, बोलो ना एक बार फिर से, वोवेल साउंड हमारे 20 होते हैं और आपका कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है, 24। अगर ये टोटल साउंड्स की बात करते हो तो हमारा इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 44। समझ में आ रहा बात, ये हमारा कितने साउंड होंगे, 44। लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं, तो आपने कहा सर ये 26, लेकिन साउंड्स कितने होते हैं भैया, तो आपने कहा 44, 24 होते हैं, ठीक है। अब इस साउंड को समझने के लिए थोड़ा सा अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो, हम फिर इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कि हमने एक वर्ड लिख लिया कुछ भी, जैसे हमने लिखा अमर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब अमर लिखते हो तो ये हमारा क्या है भाई, कहोगे सर ये तो वोवेल है कि नहीं, हम नाम लिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। लेकिन जैसे ही अगर आप पढ़ते हो MAN, मैन, तो यहाँ पे देखो तो ये जो मैं है, ए इसका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप अ कहते हो, मन कहते हो, मन तो नहीं बोलते ना, मैन, MAN है, मैन। तो यहाँ ए की जो साउंड आ रही है वो क्या आ रही है भैया, मैं, ए, क्या आ रहा है, बोलो, ए की साउंड आ रही है। तो यहाँ देखिए तो अ आ गया है, यहाँ क्या आ गया है, ए आ गया है। समझ में आ रहा है, तो इसका साउंड क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे हमने कहा एक स्कूल है और एक लिख दिया भैया बेंच, साउंड समझना। अब यहाँ पे भी CH दिख रहा है, यहाँ पे भी CH दिख रहा है। थोड़ा सा साउंड को अगर देखेंगे तो क्या दोनों जगह पे दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे CH का हिंदी अगर आप बोलोगे, साउंड बोलोगे, तो क्या पढ़ते हो तुम, जल्दी से बताओ ना। यहाँ पे बेंच पढ़ते हैं, च की साउंड आती है। क्या यहाँ वाला CH का हिंदी आपको च है, आप सोचो, क्या च है, तो हम साउंड की बात कर रहे हैं तो कहोगे सर नहीं, यहाँ तो क की साउंड दे रही है, क्या, क का। तो देखो, तो आप देख सकते हो कि हमारा साउंड क्या होता है भाई, एक ही वर्ड का, है ना, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। नहीं, आप जैसे एक वर्ड देख लो, यहाँ पे हमने लिख दिया सर्कस, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने जैसी सर्कस कहा, इसका अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सी का मतलब क्या है, तो आप बोलते हो स है सर, सी का क्या है, साउंड यहाँ पे देखना है, स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सी का साउंड देखें तो क्या बोलोगे, बोलो सर यहाँ पे तो क है। समझ में आ रहा है, सर्कस, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो तो दोनों का साउंड यहाँ पे अलग अलग निकल रहा है, लेटर तो वही है, लेकिन भैया साउंड क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। समझ में आ रहा है साउंड थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमारा साउंड बदलता है,
ठीक है। तो टोटल कॉन्सोनेंट साउंड कितने पूछे जाएंगे आपसे, तो बोलना है 24। वोवेल साउंड कितने पूछे जाएंगे, तो आप बोलना 20। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सबको, बिल्कुल। इस बात को थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब चलते हैं, ए वाला हमने कहा कि ये 26 होता है, ए क्या होता है 44। अब इसके बाद की बात करते हैं तो एक चीज़ तैयार होता है। अब इसके बाद की बात करते हैं तो एक चीज़ तैयार होता है जिसका नाम है वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसके बाद चलोगे तो एक चीज़ हमें तैयार मिलेगा, वर्ड। अब कोई पूछे कि भैया ये वर्ड क्या होता है, ज़रा मुझे बताइएगा। वर्ड किसे कहते हैं, इसे आप हिंदी में क्या कहे थे भाई, शब्द कहे थे। अब बताइएगा ये शब्द क्या होता है, तो कहोगे सर कि जब हम लेटर्स को मिलाते हैं, अक्षर को मिलाते हैं तो ये शब्द बनता है। तो क्या अक्षर को मिलाने से शब्द बन जाएगा, कहो सर बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा सा हम एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। हमने आपके लिए कहा एक ए लिख दिया है, एक टी लिख दिया है और एक सी लिख दिया है, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसे एक शब्द बनाना है। अब चलो, ये तो लेटर्स ही है, सारे लेटर ही हैं, ए भी लेटर है, टी भी लेटर है, सी भी लेटर है। तो हमने कहा कि जब लेटर को मिलाने से, जब अक्षर को मिलाने से शब्द बनता है तो इसका एक शब्द बनाया जाए। तो आपने कहा सर ठीक है बना देते हैं जी। तो आपने एक मिला दिया ATC, एक बना सकते हो CAT, एक बना सकते हो ACT। चलो जी, अब कहोगे कि सर इस बात को अगर समझा जाए कि दोनों यहाँ पे तीनों जो दिख रहा है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या भैया तीनों के तीनों शब्द है? आप सोच लो, क्योंकि आपने कहा कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। तो भैया ACT एक्ट का तो मतलब समझ में आ रहा है कि सर कार्य होता है। चलो जी बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आया। चलो है शब्द, ये है हमारा शब्द। ACAT सर, ये तो हमारा क्या होता है, बिल्ली, है ना, कैट की बात कर रहे हो, बिल्ली, ये भी भैया सही है। चलो जी समझ में आया। क्या ATC का कोई मतलब होता है? सर बिल्कुल नहीं। तो जब मतलब नहीं होता है तो क्या ये शब्द होगा? कहो सर बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, तो याद ये रखना था मुझे कि ये जो हमारे शब्द होते हैं ये अक्षर को मिलाने से तो बनते हैं, लेकिन भाई मेरे ये क्या होता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। आपको मीनिंगफुल जब तक नहीं सेंस देगा तब तक हम इसे क्या नहीं कर सकते, शब्द नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आई होगी कि हम शब्द कहलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश की भाई, वो याद रखिएगा। शब्द क्या होता है, तो बोलना है कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ये क्या होते हैं, ये अक्षरों को मिलाने से बनते हैं। जितने भी लेटर्स हैं, है ना, आपने लेटर्स को दो पार्ट में बांटा था, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो। बिना इसके कभी भी कोई शब्द नहीं बन सकता है। कभी कभी बच्चों का ये आता है कि सर जैसे हमने कहा कि बिना वोवेल का कोई शब्द नहीं बनता है, तो आपने एक वर्ड सीखा होगा ट्राई। अब कोई पूछ देता है कि सर क्या ये ट्राई शब्द है? बिल्कुल शब्द है। तो क्या इसमें कोई वोवेल है? कोई भी वर्ड बिना वोवेल का तो बन ही नहीं सकता है, और कॉन्सोनेंट के साथ दोनों का मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे तो सर हमें टी भी दिख रहा है कॉन्सोनेंट, आर भी दिख रहा है कॉन्सोनेंट, और वाई भी दिख रहा है कॉन्सोनेंट। तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें कहानी क्या है कि एक वोवेल के साथ साथ भैया एक हमारा सेमी वोवेल्स आता है। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमी वोवेल, ठीक है। तो ये हमारे जो सेमी वोवेल होते हैं, याद रख लीजिएगा कि वाई और डब्लू को हम सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं। तो अगर वोवेल नहीं नज़र आया तो याद रखना सेमी वोवेल उसमें ज़रूर होगा। जैसे आपने कह दिया सर फ्लाई, फ्लाई में भी हमारा वही है ना, तो ये सेमी वोवेल है। तो ये सब बातें ज़्यादा नहीं हमें करना, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इनका वोवेल का और कॉन्सोनेंट का होना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता। चलो जी, ये हमने बात समझी। अब याद रखना कि ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, इसको अगर हम मिलाते हैं कंप्लीट मीनिंग देता है, तब हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब इसके बाद जैसे ही बढ़ोगे, ठीक है, इसके बाद जैसे ही बढ़ोगे तो एक चीज़ मिलता है भैया जिसका नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। क्या कहते हैं आप? पार्ट्स ऑफ
स्पीच। अब ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम बात करने वाले हैं वो मेनली जो बात करते हैं ना भाई, वो करते हैं हम शब्दों के बारे में। हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। किसके बारे में आपको करना है? शब्दों के बारे में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होता है, इसका हिंदी की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं वर्ड, यहाँ पे हम बोल देते हैं शब्द वर्गीकरण, या इसी को शब्द विभेद भी कहते हैं। ये शब्दों का वर्गीकरण है, ये हमें क्या सिखाता है? शब्दों को वर्गीकरण करना। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, इसके में आप एक चीज़ और को ऐड करना चाहेंगे कि किसी भी शब्द को हम क्लासिफाइड तो करेंगे, लेकिन कभी भी उसको नाउन कहना है या प्रोनाउन कहना है, ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पर। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं। बच्चों का ये बहुत सारा रहता है कि सर हम तो इस वर्ड को नाउन कहते हैं या वर्ब कहते हैं। जी नहीं, जब तक आप किसी भी वर्ड के फंक्शन को नहीं समझोगे, कभी भी उसका नाम नहीं दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। कहो सर कैसे? आओ जी, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। हमने कह दिया आपसे, समझना जरा, कि लव इज अ नेचुरल फीलिंग, ठीक है जी। और एक कह दिया मोहित लव्स, मान लो हमने कह दिया हर। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे भी लव आया है और यहाँ पे भी लव आया है। अब ये बताइए कि दोनों जगह पे क्या ए वाला जो वर्ड है आपका वर्ब है? तो आप सोचोगे कि सर पहले बात तो हमने ये सीखा कि किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के आधार पर ही नाम देना है। तो आप ए वाला बात समझोगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी भी सेंटेंस का भैया स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। आगे बात हमें करना है, वर्ब के ठीक पहले हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, ये हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ध्यान देना, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो आप बताओ, अब यहाँ पे इज हमारा वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले लव आया है, ये कभी प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है क्योंकि किसी के जगह पे तो आ नहीं रहा। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा भाई? नाउन कहलाएगा, ठीक है। ये फंक्शन के आधार पर आप देख रहे हो। यहाँ पे मोहित हमारा क्या है भाई? सब्जेक्ट है, नाउन है। इसके बाद जो भी आया है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? तो आपने कहा सर वर्ब आता है, ये वर्ब हो गया हमारा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लव क्या बना है? वर्ब बना है। यहाँ क्या बना? नाउन बना। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ लव क्या होता है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये वर्ब है या नाउन है? आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? इसके फंक्शन को देखना होगा, यूजेज को देखना होगा कि हम इसे यूज कैसे कर रहे हैं उस सेंटेंस में। तो आपने ओवरऑल क्या सीखा कि किसी भी वर्ड को हम तब तक नहीं बता सकते हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक कि हम उसे सेंटेंस में ना लिख ले। और इस पे बहुत डीप में हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस में पहचानेंगे कि वो नाउन की तरह यूज हो रहा है या प्रोनाउन की तरह या वर्ब की तरह या एडजेक्टिव की तरह, है ना। सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है कि नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, नेमिंग वर्ड नाउन नहीं होते हैं भाई मेरे। आगे भी बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे एक हम एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे कहा कि स्विमिंग, ध्यान देना, स्विमिंग इज एन आर्ट। अगर इस बात को आप देखिएगा कि स्विमिंग इज एन आर्ट में अगर हम आपसे पूछे कि क्या बताओ ये जो हमारा स्विमिंग है वर्ब है या नहीं है, अगर आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ज़रा जल्दी से बताइएगा स्विमिंग क्या है। तो आपका जवाब आया कि सर ये तो आईएनजी लगा हुआ है तो वह भी होगा। लेकिन भाई मेरे, हमने अभी क्या कहा कि आपको कंसेप्ट सीखना है और कंसेप्ट पे ही आपको बताना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपसे अभी हमने बात कही कि वर्ब के ठीक पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो अब बताओ, इज हमारा यहाँ पे है वर्ब,
इज क्या है, वर्ब। वर्ब के ठीक पहले जो आया है भैया ये कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये बात समझ में आए कि सर ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा दो होते हैं भाई, या तो होता है नाउन या तो होता है प्रोनाउन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे स्विमिंग किसी के जगह पे नहीं आ रहा है, तो हम कभी भी इसे प्रोनाउन तो नहीं कहेंगे, तो स्विमिंग यहाँ क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। समझ में बात आया। तो हम इसे आईएनजी लगा हुआ है, अब भब गलती से समझ बैठते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन कैसे हो रहा है, नाउन की तरह। इसे नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे। जब हम बात करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको सारा चीज़ बताएंगे कि कब हमें नाउन कहना है, कब इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, कब इसे हम वर्ब बनाएंगे। वो सारी बातें आगे होने वाला है। समझ में आ रहा है ना सबको। मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या कहा कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें करना है इसे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। हम शब्दों को वर्गीकरण करेंगे, लेकिन याद रखना किसके आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर। तो चलो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आपने कहा कि सर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल इंग्लिश में होते हैं 8। कितने होते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी से इसे लिख सकते हैं, हम फिर मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे, ध्यान देना। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो होता है भैया नाउन। क्या होता है, नाउन। ध्यान देना, इसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। हम संज्ञा बोलते हैं। आप कोई पूछे कि ये नाउन क्या होते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये होता है हमारा नेमिंग वर्ड। क्या होता है भैया, नेमिंग वर्ड। दुनिया का कोई भी आप नाम ले लो, सब के सब नाउन है। ठीक है, इवन कि जो चीज़ें नहीं भी दिख रहा है ना वो भी नाउन है। जैसे हवा, हवा दिख रहा है क्या, दिख तो भगवान भी नहीं रहे हैं। अरे बोलो भगवान नाउन है या नहीं है, बिल्कुल सर नाउन है। ईमानदारी, क्या आपकी ईमानदारी दिख रही है, नहीं, ये भी नाउन है। तो नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि राहुल इज ऑनेस्ट, अब बताओ ये राहुल इज ऑनेस्ट में हमारा भैया ये राहुल क्या है, तो आपका जवाब आया सर इज हमारा वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। आगे बात करेंगे कैसे, और ये राहुल हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। बार बार चीज़ों को बोलेंगे, सीख जाइएगा। ये नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो होगा नहीं सर, नेमिंग वर्ड है, इसे हम कहेंगे नाउन। बात समझ में आई क्या। चलो अगला बात करते हैं। दूसरा नंबर पे जो हमारा आता है निकल कर भाई, उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। क्या कहेंगे भाई, प्रोनाउन। अब कोई आपसे पूछे कि ये प्रोनाउन क्या होता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सही आपने बोला सर, प्रोनाउन कहलाता है हमारा जो नाउन के जगह पे आता है, तो हमने कह दिया इसे कि रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन का जगह लेता है, जो नाउन के स्थान पर आता है, जो नाउन के बदले यूज होता है ना। अब कहो सर नाउन के बदले कैसे आएगा। आप एक बात सुने होंगे, जैसे अगर आपके घर में कभी कार्ड आया है किसी रिलेटिव्स के यहाँ से, ठीक है, तो अगर मान लो कार्ड आया है, अगर वो कार्ड तो जनरली पापा के नाम से आता होगा, है ना, या आया होगा। अगर पापा बड़े बुजुर्ग हैं, वो जाने में कहीं असमर्थ हैं, देखना ऐसा होता है, तो वहाँ पे कौन जाता है मेरे भाई, अरे बोलो ना, आप जाते हो। पापा जाने में असमर्थ हैं तो जाओगे तो आप ही, लेकिन वहाँ पे जब रिलेटिव्स आपसे जो मिलेंगे वो ज़रूर पूछेंगे आपसे, पापा नहीं आए, बोलो पापा नहीं आए। आप क्या बोलोगे, नहीं उनके बदले हम आए हैं। अच्छा ये बताइए, आप उनके बदले गए हैं, ये पापा कौन है, पापा कौन है, मत बोलना रोहन सिंह मोहन सिंह। पापा हमारे नाउन हैं, नाम है, और नाम के बदले कौन गया है, बेटा। बेटा पापा का क्या कहलाएगा, क्या बात बोले हो भाई, प्रोनाउन कहलाएगा सर, प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो नाउन के जगह पे आता है ना, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर हमने बोला कि ही इज राहुल इज ऑनेस्ट, अगर इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे लिख दें कि ही इज माई फ्रेंड। अब हम यहाँ आपसे पूछें
कि कौन मेरा दोस्त है भाई, तो आप कहोगे सर राहुल। कौन दोस्त है? राहुल। अब राहुल हमारा यहाँ पे जो आया है वो ही क्या किया है, राहुल को रिप्लेस कर दिया है ना। राहुल इज माय फ्रेंड बोल सकते थे। हम नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए उसके जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं, तो ही हमारा कहलाएगा यहाँ पे प्रोनाउन। समझ में आ रहा है, क्योंकि नाउन का जगह लिया। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अगला हमारा जो आता है 3rd नंबर पर भाई, इसके बाद हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये बात समझिएगा, इसको हिंदी में आप कहते हो विशेषण। क्या कहते हो भैया? ये विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। अब कहोगे सर किसकी विशेषता? अरे बोलो किसकी विशेषता? तो विशेषता जो बताने के लिए इंग्लिश आप लिखते हो भाई, वो लिखते हो क्वालिफाइज। क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। तो किसको क्वालिफाई करेगा? क्या बात आपने कहा है भाई? सर ये तो क्वालिफाई नाउन को ही करेगा। अब नाउन को क्वालिफाई करता है तो क्या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा? सोचो, क्या नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, या सिर्फ नाउन को, या दोनों को, या दोनों को नहीं? अब ये बताओ। तो यहाँ पे ये बात समझिएगा कि ये नाउन को क्वालिफाई करता है तो प्रोनाउन को करता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि पापा हमारे नाउन हैं, नाउन के बदले बेटा गया था, वो पापा का प्रोनाउन कहलाया था जी, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर पापा का पड़ोसी से कहीं घर पे लड़ाई हो रहा हो, है ना, बेटा कहीं गया हुआ था, गलती से उसी समय आ जाए। अब देखा कि पड़ोसी पापा को गाली दे रहा है। अब बेटा आया, है ना, गुस्सा में। अब बेटा को लड़ने का मन है, क्या बोलेगा पड़ोसी से? बोलता है कि तुम मेरे पापा को गाली नहीं दिए हो। अरे बोलो ना, किसे दिए हो? मुझे। पापा को गाली नहीं दिए हो, मुझे दिए हो। बताओ पापा कौन थे? नाउन थे। नाउन के बदले कौन गया था? बेटा। मतलब बेटा पापा को गाली दिया, मतलब बेटा को गाली दिया। यहाँ पे बात समझ में आई? सर पापा नाउन थे, नाउन को गाली दिया, मतलब बेटा प्रोनाउन था, प्रोनाउन को भी गाली दिया। क्या बात है, आपने सही सीखा। तो हमने कहा कि जब नाउन की बात करेगा तो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम करता है हमारा एडजेक्टिव। ये नाउन को भी करेगा और प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव करता है। अब कहोगे सर कैसे? अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा था ए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमारा क्या है जी? आपने कहा सर ए एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है राहुल को। राहुल कैसा है भाई? नाउन कैसा है? ऑनेस्ट है। अगर हम इसी बात को बोले कि ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ही को भी तो क्वालिफाई करेगा। ही इज़ हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव होगा क्योंकि ही को क्वालिफाई कर रहा है। राम इज़ पुअर, पुअर एडजेक्टिव होगा क्योंकि राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो याद रखना कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है 4था नंबर पे, वो कहलाता है भैया वर्ब। क्या कहलाता है? वर्ब। अब ये वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हो? क्रिया। अब कोई पूछे कि ये क्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा इसे आप एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। लेकिन ये एक्शन तो बताता ही है, साथ ही साथ याद रखिएगा ये स्टेट भी बताने का काम करता है। अवस्था, स्टेट का मतलब क्या है? अवस्था। साथ ही साथ याद रखना ये भैया कभी कभी पोजीशन भी शो करेगा। मतलब वर्ब क्या होते हैं? ये डूइंग वर्ड तो है ही, आपको स्टेट अवस्था भी बताता है, आपका पोजीशन भी बताता है। आप कहो सर कैसे? आओ जी थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बड़ा अच्छा से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि हमने आपसे बोला कि ही रन्स, वह क्या करता है? दौड़ता है। यहाँ पे रन्स जो है हमारा वर्ब है और ये बताने का काम कर रहा है एक्शन। क्या बता रहा है? एक्शन। लेकिन अगर हम यही बात को ऐसे लिख दें कि ही इज़ इल, वह बीमार है। ये बीमार होना हमारी भैया ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ दिखाने का काम कर रहा है स्टेट, अवस्था है। बीमार होना हमारी क्या है? अवस्था है। लेकिन अगर यही बात को ऐसे कह दिया जाए कि ही हैज़ अ पेन, अब उसके पास एक पेन है, तो यहाँ पे बताना कि हैज़ क्या है? तो वर्ब है। वर्ब है तो क्या दिखाने का काम कर रहा है? तो भाई मेरे आप बोलोगे सर ये दिखाने का काम कर रहा है पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि एक्शन दिखाया, स्टेट दिखाया, पोजीशन दिखाया। तो वर्ब एक्शन तो दिखाएंगे ही, एज वेल एज याद रखना स्टेट और पोजीशन दोनों दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? चलो जी
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 5 नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं हम एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरे इंग्लिश में हमें इसी का यूज़ करना है। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अरे बोल दो, क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये लगता है कहीं ना कहीं कि क्रिया की विशेषता बताने वाला है, तो हम बोलेंगे कि ये करेगा क्वालिफाई। हमने लिखा क्वालिफाइज किसको? आप बोलोगे सर अ वर्ब। वर्ब की विशेषता बताएगा। याद रखना मेरे भैया, ये वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। याद रखना, साथ ही साथ दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। तो हम बोल सकते हैं और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब कहोगे सर कैसे? तो आओ हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको मिलाना चाहते हैं। हम इसको ना थोड़ा साफ कर देते हैं, अगर जो लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम इस बात को थोड़ा सा यहाँ से हटाना चाहेंगे। आओ ध्यान दो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भैया, तो यहाँ पे देखो तो कैसे करता है। अगर मान लो कि ऊपर हमने एक सेंटेंस लिखा था पहले कि ही रन्स, वह क्या करता है? दौड़ता है। अब ये रन हमारा वर्ब है। अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें स्लोली, तो आपसे हम ये पूछते हैं कि बताइए वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तो आप कहोगे सर धीरे धीरे। ये जो स्लोली है हमारा क्या कहलाएगा भाई? बोलो क्या कहलाएगा? बोलो जल्दी से। एडवर्ब कहलाएगा। सर क्या बात आपने कही। अब कहोगे सर ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा? अगर मान लो भाई कि हमने कहा कि ही इज़ ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट हमारा क्या है भाई? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? आपने सही बोला कि सर ये तो एडजेक्टिव है। अगर मान लो कि हमने यहाँ कह दिया वेरी ऑनेस्ट, है ना, ईमानदार तो है, ये ईमानदार किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। लेकिन ये जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? आप कहोगे सर ये तो कर रहा है आपका एडजेक्टिव को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। अब कहोगे सर ये एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? अगर हमने बोला कि ही रन स्लोली, अब यहीं पे अगर हम ऐड कर दें इसी बात को, हम अगर इस तरह से लिख दें, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया भैया वेरी। क्या? वेरी। अब बोलो ये स्लोली एडवर्ब था। अब यहाँ पे जो हमारा वेरी बन गया वो क्या बन गया भाई? फिर से कहो सर एडवर्ब बन गया। तो ही रन्स वेरी स्लोली, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी तो क्वालिफाई कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो एडजेक्टिव को भी करता है, वर्ब को भी करता है, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला बात समझते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है 6 नंबर पर, उसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं? याद रखिएगा, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। ये संबंध को बताता है, और संबंध बताने के लिए अगर इंग्लिश हम आपसे बोले तो आप बोलोगे सर ये होगा हमारा रिलेटिंग वर्ड। कैसा वर्ड हो जाता है भैया? ये रिलेटिंग वर्ड है, ये संबंध बताएगा। ठीक है, अब संबंध कैसे बताएगा? अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे आई और यू के बीच में एक संबंध बता रहा है। कौन भैया? विद। विद क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। अगर हमने कह दिया कि कैट इज अंडर द चेयर, अब यहाँ बताइएगा कैट इज अंडर द चेयर। अब यहाँ पे अंडर क्या है? तो ए प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है कि बिल्ली कहाँ है? चेयर के नीचे है। समझ में आ रहा है? तो ए हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। अगला हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा 7 नंबर पे आता है वो कंजंक्शन। क्या बोलते हो? कंजंक्शन। इसे बोला जाता है संयोजक। ये जोड़ने का काम करेगा, समुच्चय बोधक है। ये क्या करता है? कनेक्टर है, आपको कनेक्ट करेगा। तो हमने कह दिया कि ये है भाई कनेक्टिंग वर्ड। कोई भी वर्ड दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा, दो अक्षर को जोड़ने का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि रवि एंड रोहन, यहाँ रवि और रोहन को कौन जोड़ दिया है?
एंड को हम क्या नाम दे देंगे भाई, कंजंक्शन। ये जोड़ने का काम कर रहा है, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में जमकर, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना, है ना, टेंशन नहीं लेना है, सबका इलाज करेंगे यहीं पे। अब बोलिएगा 8 नंबर पे आते हैं। इसके बाद हमारा निकलता है भैया इंटरजेक्शन। क्या बोला आपने, ये इंटरजेक्शन है। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटरजेक्शन को हम विस्मय आदि बोधक बोलते हैं। ये विस्मय को दिखाता है। अब कौन सा विस्मय क्या होता है, तो हम इसे बोलेंगे बंधु सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। एक ऐसा वर्ड है, ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अब कहोगे सर ये सडन फीलिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप बोलते हो, कहीं पे सुने होंगे किसी जगह पे घूमने गए, है ना, जगह अच्छा लगता है, बोलते हो वाओ क्या जगह है। ये वाओ क्या है, बोलो ना, सडन फीलिंग ही तो है सर, सडन फीलिंग है। कोई आप काम कर रहे हो, है ना, उंगली कर जाए, क्या बोलोगे, उफ उफ। ये उफ क्या है, अरे बोल दो, सडन फीलिंग ही तो है सर। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। समय में बात आ रही है। तो आज हमने कवर किया आपका इंग्लिश के बेसिक बातों को, कि इंग्लिश होता क्या है आखिर, है ना, एक कैसे कैसे इसका हम, है ना, फॉर्मेशन किए हैं, कैसे बना है हमारा, किससे मिलकर बना हुआ है, क्या क्या इसमें हमारे मेन चीज़ होते हैं जिसे हमें जानना बेहद ज़रूरी था। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। आप लाइक ज़रूर करेंगे, है ना, आप जितना सपोर्ट करोगे, है ना, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएंगे। और यहाँ पे सिर्फ नाउन का 1 वीडियो या 2 वीडियो नहीं मिलेगा, याद रखना, हम कंप्लीट ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, है ना। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते होंगे, है ना, सिर्फ 1-2 वीडियो देख लेने से आपका, है ना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर सारे टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करना, है ना, ये कंजूसी नहीं करना है, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।